नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत आज हम बात करने वाले हैं इस अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के बारे में। तो यह इस सीरीज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है जिसमें आज हम इनकी बात करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप भी लॉ एस्पिरेंट है, 3 या 5 ईयर के लॉ प्रोग्राम में शामिल है और आपके सिलेबस में ये वाला एक्ट है तो निश्चित रूप से आपके लिए ये वाला वीडियो बेनिफिशियल रहेगा। सो गाइस, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखिए और बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के हमारे वीडियो के बारे में। इसके पहले हमने 3 वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें हमने जो मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948 है, इसके इंट्रोडक्शन, एम, उद्देश्य, विशेषताएं देखी हैं। फिर हमने धारा 2 के तहत परिभाषाएं देखी है और हमने मजदूरी के प्रकार देखे हैं जिसमें न्यूनतम मजदूरी को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इसी के तहत आज हम इन धाराओं के बारे में बात करने वाले हैं जो न्यूनतम मजदूरी को के बारे में दिया गया है। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि क्योंकि परीक्षा में कई प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, धाराओं से ना आए, और अगर पूछा जाए आपसे प्रश्न कि किसी उद्योग में मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित करने के जो सिद्धांत है और प्रक्रिया है उसका वर्णन करें, तो भी आपको यही वाली बातें लिखनी रहेगी। तो चलिए हम देखते हैं। तो धारा 3 में कहा गया है मजदूरी की न्यूनतम दरों को नियत किया जाना। ठीक है, इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हम आगे देखेंगे। मजदूरी की न्यूनतम दर में क्या सम्मिलित होता है अर्थात उसके बारे में बताया गया है, और न्यूनतम मजदूरी नियत करने और इसको पुनर्रीक्षित करने, ठीक है, यानी कि इसको डिसाइड करने के बाद कुछ समय के अंतराल के बाद पुनः इसको डिसाइड करना, क्योंकि समय के साथ महंगाई बढ़ती आती है तो उसके अकॉर्डिंग निश्चित रूप से न्यूनतम मजदूरी का जो ग्राफ है वो भी बढ़ेगा, तो उसको पुनरीक्षित करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धारा 3 के बारे में, जो कि कहता है कि मजदूरी की न्यूनतम दरों को नियत किया जाना। तो यहाँ पर इसके मुख्य रूप से आपको 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं जिसमें फर्स्ट पॉइंट है और अधिनियम में बिल्कुल इसी पैटर्न में दे रखा है कि समुचित सरकार क्या करेगी। पहली और दूसरी जो अनुसूची है हमने प्रीवियस वीडियो में बताई है, इसमें कुछ उद्योग चिन्हित किए गए, तो उनमें जो चिन्हित उद्योग है, नियोजन है, हम उसको कह सकते हैं धारा 27 के अधीन अधिसूचना द्वारा जो नियोजन बढ़ाए जाते हैं उसके लिए न्यूनतम मजदूरी क्या करेगी, निर्धारित करेगी। ठीक है, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है। साथ में यहाँ पर ये कहा है कि समुचित सरकार को ये राइट भी है कि वो इस न्यूनतम मजदूरी को पूरे राज्य के लिए निर्धारित न करके अगर राज्य के किसी भाग या नियोजन या किसी वर्ग के लिए पूरे राज्य में निर्धारित कर सकती है। ठीक है, पूरे राज्य के लिए भी हो सकता है और क्षेत्र विशेष के लिए भी निर्धारित कर सकती है। इसी प्रकार फर्स्ट का ख बिंदु ये कहता है कि इस न्यूनतम दरों का पुनर्अवलोकन किया जाएगा 5 वर्ष के बाद, अर्थात जो भी मजदूरी है सरकार द्वारा नियत की जाएगी, जो भी समुचित सरकार अपॉइंट करेगी उस ग्रुप के द्वारा नियत की जाएगी और 5 वर्षों के बाद इसको फिर से पुनरीक्षित या पुनर्अवलोकन किया जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए पुनरीक्षण ना हो तो अगर ना हो पाए 5 वर्ष के बाद तो पूर्व निर्धारित दरें ही जो है लागू मानी जाएंगी। यदि किसी मध्य में राज्य भर में, अब यहाँ पर एक और बात कही गई कि अगर किसी नियोजन में 1000 से कम मजदूर है किसी राज्य भर में तो क्या किया जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर संपूर्ण राज्य में 1000 से कम मजदूर है कि तो मजदूरी की जो ये वाली दरें हैं वो निर्धारित नहीं की जाएगी। तो 1 क में इसके बारे में कहा गया है कि समुचित सरकार किसी ऐसे अनुसूचित नियोजन की बाबत जिसमें ऐसे नियोजन में लगे हुए कर्मचारी संपूर्ण राज्य में 1000 से कम हो तो नियत नहीं की जाएगी। ठीक है, और अगर 1000 से ज्यादा हो जाते हैं तो फिर नियत कर दी जाएगी। न्यूनतम मजदूरी की अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना अवैध नहीं है, अर्थात इसको भूतलक्षी प्रभाव से जो है लागू किया जा सकता है। इसी में एक चर्चित जो है जजमेंट है प्रेसिडेंट सिनेमा वर्कर्स यूनियन बनाम सचिव समाज कल्याण एवं श्रम विभाग। इसमें जो है 13 वर्ष तक बढ़ाई गई अवधि को जो है सुप्रीम कोर्ट ने युक्ति संगत नहीं माना। ठीक है, हम वैसे तो कहा है कि 5 वर्षों बाद अवलोकन किया जाएगा, अगर नहीं कर पा रहे तो पूर्व निर्धारित दर ही लागू होगी, तो इस प्रकार से 13 वर्ष का समय निकल गया। तो ये चीज़ें जो है सही नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्त किया है कि इसी न्यायालय के निर्णय अनुसार पुनरीक्षित मजदूरी देने की प्रबंधक गण की बाध्यता होगी, प्रबंधक गण की के ऊपर जो है ये बाध्यकारी होगा। देय क्षमता का ध्यान में न रखे जाने तक का उसका कोई भी तर्क जो है मान्य नहीं किया जाएगा। चलिए हम अगर आगे बढ़ें और हम आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक जजमेंट और देखते हैं जो कि है संगत
प्रेस लिमिटेड वर्सेस उसके कर्मकारगण। तो यहाँ पर कहा गया है कि जहाँ निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी की दरें उचित नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता है कि दरें अवैध है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक जजमेंट है। अब इसी प्रकार हम वीडियो में अगर आगे बढ़े तो इसके पॉइंट 2 की बात करते हैं। तो समुचित सरकार क्या करेगी, दरें नियत करेगी कालानुपाती काम के लिए, मात्रानुपाती काम के लिए। कालानुपाती यानी कि जो काम किसी घंटे, दिन, महीने के हिसाब से सेट किया जाता है। मात्रानुपाती काम यानी कि आपको एक ब्रिज बनाना है, ये आपका काम है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर मात्रानुपाती काम में नियोजित है और वो कालानुपाती वाला काम करता है तो उसके लिए मजदूरी और आधिकारिक काम की बाबत के लिए न्यूनतम दरें जो है गवर्नमेंट समुचित सरकार जो यहाँ पर अधिनियम में इसके लिए पर्टिकुलर एक नाम यूज किया गया है, नियत करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली बात कही गई है। जहाँ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको देखनी है कि अगर इस प्रकार के नियोजित मजदूरों को दे न्यूनतम मजदूरी की बाबत अगर औद्योगिक विवाद अधिकरण में कोई मामला दर्ज चल रहा है या फिर राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष विचाराधीन है या फिर लंबित है, तो उनके द्वारा दिया गया पंचाट लागू है, तो इस दौरान निर्धारित अथवा पुनरीक्षित मजदूरी ऐसी मजदूरी के लिए लागू नहीं होगी। अर्थात अगर यहाँ पर आपका मामला किसी प्रकार से औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत चल रहा है अधिकरण में, तो या फिर लंबित है, तो फिर इस प्रकार की जो है ये चीज़ें लागू यहाँ पर नहीं होगी। अर्थात इस परिस्थिति में सरकार अधिसूचना जारी नहीं करेगी। इसका तीसरा बिंदु ये कहता है कि इस धारा के अधीन मजदूरों की न्यूनतम जो दरें हैं देय नियत करने या पुनरीक्षित करने में इसके भी दो बिंदु है कि मजदूरी की भिन्न न्यूनतम दरें विभिन्न अनुसूचित नियोजन के लिए, एक ही अनुसूचित नियोजन में काम में विभिन्न वर्गों के लिए, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है, वयस्क कुमार, इसकी डेफिनेशन हम देख चुके हैं, और बालकों के और शिशुओं के लिए और विभिन्न परिक्षेत्रों के लिए नियत की जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि इस प्रकार से जो है नियत की जाएगी समुचित सरकार के द्वारा। ख कहता है कि मजदूरी की न्यूनतम दरें निम्न मजदूरी जो है काल अवधि, ठीक है, काल अवधि में से किसी एक या अधिक के हिसाब से, अर्थात घंटे के हिसाब से, दिन के हिसाब से, महीने के हिसाब से, ऐसी अन्य दीर्घतर मजदूरी काल अवधियों के हिसाब से जैसी विहित की जाए। ठीक है, जैसी विहित की जाए नियत की जा सकेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हमें ध्यान रखनी है। और जहाँ की ऐसी दर दिन के हिसाब से या महीने के हिसाब से नियत की जाए, वहाँ यथास्थिति एक महीने की या एक दिन की मजदूरी की गणना की रीति उपदर्शित की जा सकेंगी। यहाँ पर हमें ये बिंदु याद रखना है। साथ ही अधिनियम कहता है कि कोई मजदूरी कालावधि मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 की धारा 4 के अधीन नियत की जा चुकी है, वहाँ न्यूनतम मजदूरी तदनुसार नियत की जाएंगी। तो ये धारा 3 कहती है, तो हमें इसके बारे में याद रखना है कि यहाँ पर एक छोटी सी टर्म्स एंड कंडीशन बताती है कि किस प्रकार से मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित की जाएंगी। अब इसी प्रकार की मजदूरी की हम धारा 4 में पढ़ते हैं, मजदूरी की न्यूनतम दर क्या होती है। तो मजदूरी की न्यूनतम दर निम्न से सम्मिलित होती है, इसमें निम्न बातें सम्मिलित होती हैं। मजदूरी की आधारभूत दर और विशेष भत्ते जो कालांतर में और ढंग से जैसा कि समुचित सरकार निर्दिष्ट करे उस परिवर्तन के यथाशक्य अनुरूप होने के लिए संतुलित की जाएंगी, जो ऐसे कर्मकारों को लागू निर्वाह व्यय देशकांक में होता है मिलकर गठित हो सकेंगी। इसी प्रकार निर्वाह व्यय भत्ते, ठीक है, निर्वाह व्यय भत्ते सहित आधारभूत दर और आवश्यक वस्तु की आपूर्ति के संबंध में रियायती दर पर नगद मूल्य इसमें सम्मिलित किया जाएगा। और ऐसी सर्वाग्राही दर जो आधारभूत दर पर जीविका निर्वाह भत्ता और रियायती दर के नगद मूल्य को पैसे देती हो, ठीक है, इसमें सम्मिलित की जाएगी। इसी प्रकार इसका दूसरा बिंदु ये कहता है कि रियायती दर हैं पर प्रदत्त आवश्यक वस्तुओं के जो नगद मूल्य और निर्वाह व्यय भत्ते हैं ऐसे कालांतरों और ऐसे निर्देशों के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा संगठित होंगे, जैसा कि समुचित सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाए या फिर दिए जाए। तो यहाँ पर धारा 4 ये कहती है। इसी प्रकार धारा 5 जो है न्यूनतम मजदूरी नियत करने और पुनरीक्षित करने की प्रक्रिया का उल्लेख करती है कि किसी भी अनुसूचित, इसमें भी दो बिंदु में याद रखना है कि किसी भी अनुसूचित नियोजन में अगर मजदूरी की दरें नियत की जा रही है तो प्रथम बार नियत करने में इस प्रकार नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करने में समुचित सरकार क्या करेगी, समिति और उपसमितियों को गठित करेगी। ठीक है, और ये कह रहा है पहला। दूसरा है कि अपनी ठीक है, ये इसको गठित करेगी
और दूसरा ये कह रहा है कि इस प्रकार की जो भी प्रस्थापना आती है तो फिर उसको शासकीय राजपत्र में जो है ये प्रकाशित करेगी। ठीक है, अधिसूचना की तारीख से कम 2 महीने के बाद की ऐसी कोई तारीख दी जाएगी जिस पर प्रस्तावना पर विचार किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो पुनरीक्षित के लिए जो समिति और समितियां नियुक्त कर रही है ये फिर अपनी क्या करेगी, रिकमेंडेशन देगी, तो फिर उसके ऊपर यहाँ पर बात की गई है। ये ख बिंदु है। इसी प्रकार दूसरा बिंदु ये कहता है कि समुचित सरकार मजदूरी की न्यूनतम दरों को धारा 1 के खंड क, ठीक है, धारा 1 के खंड क में के अधीन नियुक्त समिति या उप समितियों की सलाह पर या उस उपधारा के खंड ब के अधीन की गई अधिसूचना में वे निर्दिष्ट तारीख से पूर्व से प्राप्त सब अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद हर एक अनुसूचित नियोजन की भांति मजदूरी की न्यूनतम दरें शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यथास्थिति नियत या पुनरीक्षित करेगी, और जब तक कि अधिसूचना अन्यथा उपबंध न करे वह निकाले जाने की तारीख से 3 महीने के जो है अवसान पर प्रवृत्त होगी। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी न्यूनतम दरें हैं अगर पुनरीक्षित करने की प्रस्तावना की जाती है तो इसके लिए समुचित जो सरकार है उसको सलाहकार बोर्ड से भी परामर्श लेना होगा। सलाहकार बोर्ड के बारे में धारा 7 में उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर धारा 5 ये कहने का प्रयास कर रही है कि समुचित सरकार क्या करेगी, मजदूरी की दर नियत करने या फिर उसको पुनरीक्षित करने के लिए समिति उपसमिति का गठन करेगी। समिति उपसमिति जो भी संस्तुति दे रही है उसको शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करके क्या करेगी, जो है सूचना देगी, और फिर आमंत्रण पर विचार विमर्श करने के बाद फाइनली जो है डिसाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर ये वाली बात कही जा रही है। तो ये धारा 5 थी। अब हम यहाँ पर कुछ एक महत्वपूर्ण केस देखते हैं जो कि है चंद्र भवन बोर्डिंग एंड लॉजिंग बेंगलोर बनाम मैसूर राज्य और अन्य के बाद में न्यायमूर्ति हेगड़े ने निम्न बातें कही हैं। ये कहते हैं कि धारा 5(1) में नियुक्त समिति की राय करने जो मानने के लिए राज्य जो है बाध्य नहीं है और न्यूनतम मजदूरी निर्धारण करने का काम राज्य सरकार का है, अतः किसी उद्योग के भरोसे काम नहीं छोड़ा जा सकता है। तो ये जजमेंट आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना चाहिए। चलो, अब यहाँ पर हमने जो भी पढ़ा, आपको अगर थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो हम इसको और सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश करते हैं कि न्यूनतम दरों को निर्धारण में किन बातों का ध्यान रखा जाएगा। तो किसी भी अगर न्यूनतम दरें निर्धारित करनी है या फिर उसका पुनरीक्षण करना है तो समिति उपसमिति का गठन किया जाएगा, और ये इनका गठन किसके द्वारा किया जाएगा, समुचित सरकार के द्वारा किया जाएगा। और इस समिति उपसमिति क्या करेगी, जांच करेगी और मंत्रणा का कार्य करेगी। इनकी जांच और मंत्रणा जो है अनुसूचित नियोजन के निमित्त न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के लिए होगी। ठीक है, तो मजदूरी का निर्धारण करेंगी और यह समुचित सरकार को अपनी क्या करेगी, राय देगी, जिस पर विचार समुचित सरकार के द्वारा किया जाएगा। विचार के बाद जो है शासकीय राजपत्र में अधिसूचना दी जाएगी और फिर न्यूनतम मजदूरी का क्या किया जाएगा, निर्धारण किया जाएगा। और यह मजदूरियां जो है 3 मास बाद लागू मानी जाएंगी। 3 मास का अवसान अधिसूचना के घोषित होने की तिथि से गिना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये बात याद रखनी है। और साथ ही यहाँ पर एक शर्त जोड़ी गई है कि इस निमित्त अधिसूचना में अन्यथा प्रावधान है, ठीक है, ये प्रावधान है, निर्दिष्ट नहीं किया गया है, सरकार समिति द्वारा दी गई सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, सलाह मानने के लिए क्या है, बाध्य नहीं है, अर्थात समिति उपसमिति जो रिकमेंडेशन दे रही है उसको समुचित सरकार मानने के लिए या जो भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार है बाध्य नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है वो न्यूनतम मजदूरी को नियत करेगी। इसके अतिरिक्त न्यूनतम मजदूरी के लिए सरकार उसका गठन न करके दूसरा ढंग अपना सकती है। कैसे, क्या कर सकती है, तो उसे कोई निश्चित तिथि निर्दिष्ट कर सकती है जो उसको दी जाएगी, उसे सूचना दी जाएगी जो न्यूनतम मजदूरी दर विषयक प्रस्ताव से प्रभावित होने वाले हैं, सूचना राजपत्र में नोटिफिकेशन द्वारा दी जाएगी। इसको प्रस्ताव पर विचार करने किए जाने से 2 महीना पूर्व जो है अभिष्ट होगा और ऐसी अधिसूचना नियोजकों से अभ्यावेदन की प्राप्ति के लिए दी जाएगी और 2 मास तक का अभ्यावेदन प्राप्त किए जाएंगे, उस पर विचार किया जाएगा। विचार सरकार द्वारा ही किया जाएगा, समिति उपसमितियों द्वारा नहीं, और अभ्यादेशों के विचार के बाद ही न्यूनतम मजदूरी क्या की जाएगी, निर्धारित की जाएगी। तो ये जो अभी हमने पॉइंट्स देखे उसका अल्टरनेटिव है।
यहाँ पर एक जजमेंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है SC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य। इसके मामले में ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि न्यूनतम मजदूरी निर्धारण करने का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि ऊंची मजदूरी निर्धारित नहीं की जाएगी। ठीक है, यदि समुचित सरकार यह उचित समझती है कि ऊंची मजदूरी को अधिक सार्थक है तो इसे पूर्व में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरें कोई बाधा उपस्थित नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये जजमेंट जो है याद रखना है। तो यहीं पे हमारा ये वाला वीडियो समाप्त होता है, जिसमें हमने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत धारा 3, 4 और 5 की बात की है, जहां पर न्यूनतम मजदूरी को किस प्रकार से डिसाइड किया जाता है, पुनरीक्षण किया जाता है, समुचित सरकार के क्या कार्य होते हैं, हमने बात की है। सो गाइस, इस एक्ट को हम आने वाले वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।